औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक शॉर्ट पोएम डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय ऑन अ स्नोई इवनिंग। और इसके बारे में जो है मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ आपको कि 1923 में पब्लिश हुई थी। और साथ ही साथ मैं बता दूँ कि कॉलेज के 1-2 लेक्चर्स रह गए थे या एक लेक्चर एटलीस्ट रह गया था, तो टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन का वो अब इसके बाद जो है मैं कर दूँगा, क्योंकि बच्चों का पेपर था तो उन्होंने कहा है कि पहले आप जो है ना इसके ऊपर थोड़ा सा एक छोटा सा एक लेक्चर देते हैं जिसमें थीम्स के बारे में डिस्कस कर लें, या इसके बारे में थोड़ा सा जिसे आप कहते हैं कि जो है इसके क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में डिस्कस कर लें। तो मैं उसके ऊपर जो है आज बात करने जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल मैं 1-2 दिन में जो है उसके ऊपर भी लेक्चर जो है अपलोड कर दूँगा। एक और रिक्वेस्ट मेरी ये है कि चैनल्स तो सब लोग बना लेते हैं, मगर एटलीस्ट पॉइंट ज़रूर लिया करें। कि एक आप रैंडम मैंने चैनल जो है वो एक चेक किया, तो उस पर W.B. येट्स की एक पोएम किसी ने क्रिटिकली एनालाइज की हुई है जिसका नाम है द टावर। तो उसमें जो है वो बात करता है पहली लाइन में वाइंडिंग स्टेयर्स की। वाइंडिंग स्टेयर्स को जो किसी चीज़ को आप जिस तरह चाबी देते हैं किसी चीज़ को, या किसी चीज़ को किसी चीज़ के गिर्द घुमा दें, या घूमती हुई स्टेयर्स जो हैं, तो उनकी बात की हुई है। और वो उसको पढ़ रही है, वो खातून जो भी है वो लड़की, वो पढ़ रही है विंडिंग स्टेयर्स, और उसका मतलब वो कह रहा है बहुत तेज़ हवा चल रही है, स्टूपिड काइंड ऑफ थिंग। तो आप लोग जो है इस चीज़ का एहतियात कीजिए कि अगर आपने कोई लेक्चर्स बनाने भी हैं तो आप कम से कम उसको पढ़ तो लें। एक चीज़ को आप पढ़ लें, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें, उसके बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ लें, कुछ क्रिटिक्स को पढ़ लें, उसके बाद जो है, या अगर आपका क्रिटिकल एनालिसिस इतना स्ट्रॉन्ग है तो आप ज़रूर जाइए इस तरफ, मगर अगर नहीं है तो अपनी तरफ से जो लोगों को मिसलीड या मिसगाइड मत कीजिए। तो हम आते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस पोएम की तरफ, स्टॉपिंग बाय ऑन अ स्नोई इवनिंग। पोएम शॉर्ट है, 4 स्टैंजास पर मुश्तमिल है, और हर स्टैंजा जो है विच इट इज़ इक्वल टू 4 लाइन्स। और इसको जो है एलेन बैरी इज़ अ क्रिटिक, शी आर्ग्यूज कि इट्स अ परफेक्ट लिरिक पोएम। परफेक्ट लिरिक पोएम किस तरह से है कि आप जो है लिरिक्स को जो काउंट करते हैं, यानी कि लिरिक्स की जो आप राइम स्कीम को देखते हैं, तो वो किस तरह से चलती है कि एंडिंग जो लाइंस होती हैं उनको आप A B C D इस तरह से आप मुख्तलिफ उसमें डिवाइड करते हैं। यानी कि अगर एक सिमिलर साउंड्स के जो एंडिंग वर्ड्स हैं वो सिमिलर साउंड्स में आ रहे हैं तो आप उनको ए कह देंगे, और उससे बरक्स कोई और साउंड में आ रहे हैं तो उनको आप बी कह देंगे। तो इस तरह से एक ये राइम स्कीम जो है बनाई जाती है। तो इसकी राइम स्कीम अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। पहले मैं पोएम रीड कर देता हूँ। स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, whose words these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. This is how the poem ends. सबसे पहले अब आप इसमें देखते हैं कि स्टैंजा किस तरह से हैं। इसकी जो राइम स्कीम बन रही है दैट इज A, A, B, A, B, B, C, B, C, C, D, C, D, D, D। तो ये इसकी राइम स्कीम बन रही है किस तरह से कि whose words these are, I think I know. No, no के साउंड जो है आप A कंसिडर कर रहे हैं इसको। No, his house is in the village, though A, he will not see me stopping here, B। तो पहले क्या था? No, though, here, B, to watch his woods fill up with snow, again A। अब जो इसका तीसरी लाइन का एंडिंग वर्ड था या एंडिंग साउंड थी, नेक्स्ट स्टैंजा की पहली, दूसरी और चौथी लाइन की जो साउंड्स हैं वो इसकी तीसरी लाइन की साउंड के साथ कॉरेस्पॉन्ड करेंगी। किस तरह से? He will not see me stopping here, here, ये B साउंड हमने इसको कंसिडर किया था। तो अब आप नेक्स्ट स्टैंजा में जाते हैं तो किस तरह से होता है?
My little horse must think it queer. Here, queer. B. To stop without a farmhouse. Near. B. Between the woods and frozen lake. C. The darkest evening of the year. Again, B. अब तीसरी लाइन का जो एंडिंग वर्ड था that was between the woods and frozen lake. तो ये सी हमने इसको सी का जो है वो राइम स्कीम सी का हमने टाइटल दे दिया था, सी हमने दे दिया था, उसको कह दिया था. तो बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक. अब इस थर्ड लाइन की जो आखिरी वर्ड है उसी से नेक्स्ट लाइंस जो है वो करस्पॉन्ड करेंगी. किस तरह से? लेक था तो आप जहन में रखें. He gives us harness bells a shake. C. To ask if there is some mistake. Again, C. Shake, mistake, lake. ठीक हो गया. अब थर्ड लाइन आ रही है. The only other sounds the sweep. तो वहां पे D आ जाएगा. Of easy wind and downy flake. Again, C. अब तीसरी लाइन का जो उसका आप देखते हैं वो क्या है? The only other sounds the sweep. तो चौथी लाइन, चौथा जो स्टेंजा है उसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों लाइंस का इसके साथ कोरेस्पॉन्ड करेगा एंड दैट्स हाउ इट विल एंड. The only other sounds the sweep. Sweep, D. Sound is D. Sweep. तो क्या चल रहा है? The woods are lovely, dark and deep. Sweep, deep. But I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. So it's D, 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 D. And that's how the poem ends. 4 stanzas पे है. हर stanza जो है perfectly उसको organize किया गया है and it's not easy. It's a very difficult task for a person to do something like that. तो इसमें कुछ चीज़ें जो है वो अब सबसे पहले हम थीम्स की बात से फॉर एग्जांपल अगर करते हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस में थीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो इसमें आप जो सबसे ज़्यादा मेन आइडियाज़ आपको आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं इस पॉइंट के अंदर? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, एक तो ये है कि थीम्स के बारे में जो है इसके बारे में क्या कहा जाता है कि थीम ऑफ आइसोलेशन एंड लोनलीनेस. लोनलीनेस की थीम बहुत ज़्यादा है इसकी पोएम्स के अंदर. आइसोलेशन की थीम बहुत ज़्यादा है. अब एक पोएम को पढ़ के आप कभी भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इसके अंदर आइसोलेशन की थीम हो गई, लोनलीनेस की थीम हो गई. इसके अंदर काफ़ी सारी आपको पोएम्स पढ़नी पड़ती हैं और उसमें आप सबके अंदर कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट में जाते हैं कि कितनी पोएम्स के अंदर आपको जो है वो लोनलीनेस मिलती है. एक बंदा जो अकेला आदमी मिलता है आपको या लड़की मिलती है. और लोनलीनेस किस तरह से है कि अकेला बंदा हो जिसके साथ इर्द गिर्द कोई नहीं हो, ये लोनलीनेस हो गई. और आइसोलेशन क्या है? कट ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी. कि एक सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ हो गया बंदा, चाहे वो सोसाइटी के बीच में ही रह रहा है बट ही डज नॉट फील एट ईज और ही डज नॉट इंटरमिंगल विद द पीपल और ही डज नॉट काइंड ऑफ जिसे आप कहते हैं कि he keeps at a distance. He always keeps himself to himself. तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें थीम ऑफ लोनलीनेस एंड आइसोलेशन किस तरह से हो जाएगी कि ही इज लोनली. द नरेटर, सबसे पहले आप देखते हैं तो एन अननेम्ड नरेटर इज देयर. एक अननेम्ड नरेटर है जिसके बारे में कोई पता नहीं है कि वो कौन है, क्या है. इवन ये भी नहीं पता कि उसका जेंडर क्या है. इट इज नॉट बीन मेंशन्ड. मगर उसमें हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं, अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहाँ पे रात के वक्त अकेली औरतें इस तरह से सफ़र नहीं करती थी. तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे, आप उस पॉइंट को सामने ला सकते हैं कि अकेली औरत जो है वो हॉर्स बैक पे इस तरह से सफ़र नहीं करती थी डार्क इवनिंग्स में. तो इट मोस्ट प्रॉब्ली इट इज़ अ मैन. मैन है, इज इट एन ओल्ड मैन और अ यंग मैन? लोनली मैन तो हो गया, वो लोनलीनेस की थीम तो हो गई, मगर वो ओल्ड है या यंग है ये आपको कैसे पता लगेगा? तो आप विद इन द टेक्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग्स आउट ऑफ द टेक्स्ट. किस तरह से कि आप विद इन द टेक्स्ट देखते हैं, की वर्ड्स को देखते हैं कि वहाँ पे वर्ड्स क्या लिखे हुए और उनको इंटरप्रेट करते हैं. वर्ड्स की जो इंटरप्रिटेशन होगी वो सेमियोटिक्स में या
सिमेंटिक्स में जो है चली जाती है, समटाइम्स सेमियोटिक्स भी इसमें आ जाता है, जिससे स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, और साइकोएनालिटिकल क्रिटिसिज्म भी आ जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट के ऊपर। सेमियोटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ साइंस हो गई, और सेमेंटिक्स क्या हो गई, स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड उनके जो मीनिंग्स हैं। और स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में भी यही है। इसके ऊपर मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं डिकंस्ट्रक्शन के ऊपर, और स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पे, साइकोएनालिसिस पे अगर आप वो सुन लेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें डिटेल से। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि किस तरह से आपको पता लगा कि ही इज़ नॉट एन ओल्ड मैन, ही इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड पर्सन। किस तरह से आपको पता लग रहा है कि वो कहता है इन द एंड एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अगर उसको सिम्बॉलिकली लिया जाए तो इट माइट सिम्बलाइज डेथ, कि डेथ को सिम्बलाइज कर सकती है ना वो चीज़ जो है उसकी स्लीप, इटर्नल स्लीप, और परहैप्स द स्लीप जो कि ऑर्डिनरी स्लीप होती है। अगर ऑर्डिनरी स्लीप ले लेते हैं तो मीनिंग डिफरेंट निकलेगा, जो कि लिटरल मीनिंग हो जाएगा। और अगर आप इसका मेटाफोरिकल या सिम्बॉलिक मीनिंग ले लेते हैं तो वो क्या होगा कि इट माइट सिम्बलाइज डेथ एज वेल। तो ये चीज़ जो आपने जहन में रखनी है कि हम उस पॉइंट को लेते हुए जहन में कहते हैं कि 2 दफ़ा जब उसने उस बात को किया तो वो एनीथिंग विच कम्स अ नंबर ऑफ टाइम्स इन टेक्स्ट, ये क्रिटिक्स का आर्गूमेंट भी होता है कि एनीथिंग विच कम्स अ नंबर ऑफ टाइम्स इन टेक्स्ट it becomes symbolic or it has symbolic significance। ये मैं पहले भी अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जिस तरह दी अमेरिकन में बाय हेनरी जेम्स, उसके बार बार जो है वाइट हैंड्स का जिक्र है, बट इन द एंड वी रियलाइज कि उसने अपने हस्बैंड को कत्ल किया है, तो वो रेड हैंड्स, वाइट हैंड्स, वाइट हैंड्स, वाइट हैंड्स, तो वो सिम्बॉलिक हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे जो है 2 दफ़ा उसको जो है बात को रिप्रेजेंट करना इस बात की दलील है कि वो कहीं ना कहीं सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहा है उस चीज़ की, स्लीप एंड स्लीप अगैन। उसके बाद फिर आप देखते हैं कि इसमें आइसोलेशन किस तरह से है कि फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड देयर इज नोबडी अपार्ट फ्रॉम द हॉर्स, बट दैट इज अगेन अ लिटिल हॉर्स। It's not just a horse, it's a little horse. My little horse. Must think it queer. वो strange, queer, strange, odd, strange। वो बड़ा उसको हैरानी होगी, बड़ा हैरान होगा इस बात पे कि क्यों यहाँ पे रुका है। अब इससे भी आप मीनिंग ले सकते हैं, मीनिंग्स जो है वो कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। इट शोज़ कि कहीं ना कहीं हॉर्स के बारे में इसको पता है कि ये अब से पहले कहीं बगैर फार्म हाउस के या विलेज की, जहाँ विलेज पहुँच गए, ये कहीं दरमियान में नहीं रुकता। तो इसकी हैबिट ये नहीं रही है कि कहीं कहीं पे इस तरह से विदाउट अ फार्म हाउस वो स्टे करे। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एज वेल। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. अब यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे थीम ऑफ आइसोलेशन किस तरह से वाज़ेह हो रही है, बिकॉज वो कहता है कि किसके जंगलात हैं, मुझे मुझे आई थिंक मैं समझता है, यानी कि मैं समझता हूँ कि मैं जानता हूँ उसको। अब यहाँ पे भी देखें कि ही डज नॉट नो हिम वेल, ही इज़ नॉट एन एक्वाइंटेंस। वो एक ऐसा बंदा है जो कि कहीं ना कहीं उससे भी आइसोलेटेड है और अलग है। इन मैनी वेज आप इसको आर्ग्यू कर सकते हैं कि वो उस बंदे को ही थिंक्स दैट ही नोज, वो डेफिनेट उसमें नहीं कहता है कि आई एम श्योर आई नो, वो कहता है कि आई थिंक आई नो और आई नो दिस पर्सन, वो इस तरह से नहीं कहता। तो इट माइट बी कि वो कहीं एक आध मरतबा से मुलाकात हो गई तो वहाँ पे भी आप देखते हैं कि विलेज लाइफ में भी ही डज नॉट मेंशन इवन अ सिंगल पर्सन, और अगर वो मेंशन भी करता है किसी को तो वो कहता है कि आई थिंक आई नो। अगेन देयर इज नो पर्सन, जो कि फीमेल कैरेक्टर्स आपको कहीं नहीं मिलते हैं। ये लिटिल हॉर्स है तो वो भी मेल कैरेक्टर है, फीमेल कैरेक्टर्स में आप देखते हैं कि आपको कुछ भी नहीं मिलता है। किस तरह से कि वो किसी औरत का जिक्र नहीं करता, अपनी वाइफ का जिक्र नहीं करता, कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रोमिसेस टू कीप, प्रोमिसेस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो वाइफ से किए गए हों, वो गॉड से भी किए जा सकते हैं, या गॉड के साथ जो प्रॉमिस होता है कि आई लिव अ गुड लाइफ या वट एवर, तो वो प्रोमिसेस भी हो सकते थे। इट हैज़ नथिंग टू डू विद ओनली द प्रोमिसेस विद अ वाइफ। और वाइफ का वो कहीं पे जिक्र करता हुआ आपको मिलता भी नहीं है। तो इट सीम्स कि ही लिव्स अ लोनली लाइफ एंड in his village as well. His house is in the village, though he will not see me stopping here. तो कहता है कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो नहीं देखेगा मुझे यहाँ पे कि मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। To watch his woods fill up with snow. अब यहाँ पे भी आप देखते हैं तो there is not even a single creature moving around.
कोई जंगल में उसे कोई जो है वो जानवर मूव करता हुआ नजर नहीं आता। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं। तो अब ये वक्त कौन सा है? इवनिंग का वक्त है, ये भी वो आगे मेंशन करता है, वो आगे मैं उस पर बात करूंगा। अच्छा, अब यहाँ तक पहला स्टेंजा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि पहले स्टेंजा में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। आप कह सकते हैं कि लोनली इस लिहाज से नहीं है कि उसके साथ एक घोड़ा मौजूद है, बट घोड़ा उसकी स्पीशीज से बिलोंग नहीं करता। घोड़ा जो है एक अदर जो है क्रीचर है, द अदर, इट इज नॉट द सेम एज द नरेटर हिमसेल्फ। और घोड़े की लगाम जो है वो इसके हाथ में है, हार्नेस बेल्स, हार्नेस, हार्नेस लगाम, तो हार्नेस जो है वो इसके हाथ में है। घोड़ा इसे ड्राइव नहीं कर रहा है, ये घोड़े को ड्राइव कर रहा है। सेकंड स्टेंजा जो है वो स्टार्ट होता है, he gives his harness bells a shake, he, it is not it, he means कि वो एक मेल कैरेक्टर है। और साथ ही साथ आप इसको देखते हैं कि अगर वो बात करता है, इफ ही इज अ रिलीजियस पर्सन, तो वो बात करेगा, इसको भी आप जहन में रख लें कि whose words these are, I think I know, whose का कैपिटल W है, whose, ये स्टार्ट हो रही है लाइन तो कैपिटल ही आ रहा है, whose words these are, I think I know, his H again कैपिटल आ रहा है in the second line of the first stanza, his words, his house is in the village though, third stanza में again H कैपिटल आ रहा है, he will not see me stopping here, again कैपिटल आ रहा है। तो it shows, it might mean God as well, कि गॉड के जंगलात हैं, अगर वो गॉड पे बिलीव करता है। किस तरह से? कि इसमें दो तीन चीजें हैं, कि एक तो ये है कि गॉड का जो हाउस है दैट इज चर्च, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गॉड लेते हैं। मगर चौथी लाइन में जो फोर्थ लाइन है पहला स्टेंजा की, उसमें जो है फिर एच कैपिटल नहीं आता है, स्मॉल आता है, he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow, his woods, यहाँ पे his जो है वो स्मॉल एच से आ रहा है। मगर आजकल ये टेक्निक आ चुकी है कि गॉड्स के बारे में या कैपिटल राइटिंग्स जो है पोइट्री के अंदर, वो लुई टायसन ने अपनी किताब जो है, जिसको आप लुई टायसन में जो अपनी किताब लिखी है क्रिटिकल थ्योरी टुडे, उसके अंदर उसने जो आप पहला टाइटल जो उसका पहला पेज पढ़ते हैं तो उस पर क्रिटिकल थ्योरी टुडे जो उसका नाम लिखा है, तो सी भी कैपिटल नहीं है, टी भी कैपिटल नहीं है थ्योरी का, और टुडे का टी कैपिटल नहीं है, तो वो स्मॉल से लिखा है। तो ये ट्रेंड्स हैं मुख्तलिफ, अगर कोई ना भी लिखना चाहे तो यू कैन नॉट से एनीथिंग। ये पुराने रूल्स जो हैं उनको ब्रेक भी किया जाता है, देयर आर रिबेलियस पीपल जो कि इन चीज़ों को ओवरलुक कर देते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट मस्ट बी, इट माइट बी गॉड एज वेल, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है इसमें। Second stanza starts with he gives his harness bells a shake, तो वो कहता है अब यहाँ पे to ask if there is some mistake, तो यहाँ पे पोइट जो है उससे बात नहीं कर रहा है घोड़ा, ये माइंड में रखेंगे आप, घोड़ा बात नहीं कर रहा है। he gives his harness bells a shake, जैसे घोड़ा जो होता है खड़ा होकर अगर गर्दन हिलाता है, अपना सर हिलाता है, तो घंटियां बजती हैं लगाम की, तो घंटियां जब बजी हैं तो तब से he has assumed that, as if he is asking that particular question, to ask if there is some mistake. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. कि झाड़ू जो साथ देते हैं sweeping, तो वो कहता है कि हो सकता है कि पत्तों की आवाज़ आ रही हो या किसी भी चीज़ की, फ्लेक्स गिरने की कोई आवाज़ नहीं होती। फ्लेक्स जब आसमान से गिरते हैं, स्नो फ्लेक्स, तो उनकी कोई आवाज़ नहीं होती, वो बिल्कुल ऐसे हल्के होते हैं, हवा की तरह होते हैं, वो इधर से उधर उड़ते हुए जा रहे होते हैं। विंड जो है उसकी आवाज़ हो सकती है, तो ईजी विंड, बहुत तेज़ विंड नहीं है, ईजी विंड है। और वहाँ पे सेकंड स्टेंजा में भी आप देखते हैं कि देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट स्टेंजा में जो है आप देखते हैं कि आपको कोई एहसास नहीं होता कि वहाँ पे घोड़ा मौजूद है, और सेकंड स्टेंजा में जो है आप देखते हैं कि घोड़ा मौजूद है, मोस्ट प्रोबेबली whose woods these are, I think I know, his house is in the village though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow, तो वहाँ पे आपको घोड़े का जिक्र नहीं मिलता है। तो पहले स्टेंजा में बिल्कुल आइसोलेशन थी या लोनलीनेस थी, सेकंड स्टेंजा में आपको पता लगता है कि my little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year, he gives his harness bells a shake, उसने अपनी घंटियों को, लगाम की घंटियों को हिलाया, to ask if there is some mistake,
उसने ये बात मेंशन की या उसके कहीं ना कहीं जो है जाहिर हुई कि ये बात कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है. The only other sounds, the sweep of easy wind and downy flake. अब चौथे स्टैंजा में क्या कहता है? The woods are lovely, dark and deep. कि वुड्स जो हैं वो लवली भी हैं, डार्क भी हैं और डीप भी हैं. कि लवली हैं, खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे हैं, और डार्क हैं. डार्क से मुराद ये है कि वो बात करता है द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. डार्केस्ट इवनिंग से आपकी क्या मुराद हो सकती है? डार्केस्ट इवनिंग वो इवनिंग होगी जिसमें सबसे ज़्यादा जो स्याह तारीक रात. अब कुछ इंटरप्रिटेशंस में मैंने पढ़ा, वहाँ पे लिखा हुआ था कि डार्कनेस जो है इट इज़ काइंड ऑफ डार्केस्ट इवनिंग का मतलब क्या लिखा हुआ था कि इट इज़ 21st ऑफ दिसंबर, बिकॉज वहाँ सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रात होती है, लिहाजा जो है वो डार्केस्ट उसने इसको कहा है. मगर मैं उससे इख्तिलाफ इस बात पे करूँगा, यहाँ क्रिटिक्स से भी इख्तिलाफ कर सकते हैं. मेरा क्वेश्चन ये है कि ही हैज़ नॉट सेड दैट कि द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर सो फार, कि अब तक की डार्केस्ट इवनिंग उसने नहीं कहा. डार्केस्ट इवनिंग का मतलब है तमाम रातों से तारीक रात, और वो उसी वक्त ये क्लेम कर सकता है जब तक कि वो बाकी तमाम रातें उस साल की गुजार चुका हो. तो इट मस्ट बी देन 31st December. The date must be 31st December. It is not 21st December. तो ये चीज़ आपने मेंशन ध्यान में रखनी है. The darkest evening of the year. The woods are lovely, dark and deep. तो वुड्स जो है वो लवली भी हैं, डार्क भी हैं और डीप भी हैं. तो डार्क किस तरह से, डीप से मुराद ये है कि बहुत दूर तक चले गए, अंदर तक उनका दूसरा एंड नजर नहीं आ रहा है. अब डार्केस्ट इवनिंग है, आसमान पे बादल आए हुए हैं, चांद भी नहीं नजर आ रहा है, तो उसको नजर कैसे आ रहे हैं वुड्स? आई डाउट इट. ये एक और काइंड ऑफ इमेजरी जिसको आप कहते हैं कि इमेजरी में आप इमेजिन करें कि वुड्स हैं और उनके ऊपर बर्फबारी हो रही है, और बर्फबारी भी ज़ाहिर है हो रही है, तो कोई तो वुड्स नज़र कैसे आ रहे हैं उसको? डज ही कैरी अ टॉर्च? वो टॉर्च अपने साथ लेके जा रहा है, तो इट हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड, बट ही इज समहाउ वॉचिंग इट. तो might be can we call him a supernatural creature or something, because एक आम बंदा जो है इतनी तारीक रात में, the darkest evening of the year, तो उसको वो नहीं देख सकता, वुड्स को नहीं देख सकता वो. तो it means that he must be able to see somehow through the dark, perhaps a bit. Woods are lovely, dark and deep. डार्क भी हैं, डीप भी हैं, बहुत दूर तक चले गए होंगे मोस्ट प्रोबेबली, बड़े जंगलात होंगे कोई, और लवली भी हैं. तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जे परीनी जो है अपनी किताब में लिखते हैं, उनका एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट के दोस्त का इंटरव्यू था जिसमें उसने कहा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज अफ्रेड ऑफ द डार्क. तो कहता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो था वो डार्क से डरता था. और आप देखते हैं कि ज़्यादातर इसकी पोएम्स जो है उसमें डार्कनेस आपको मिलती है कहीं ना कहीं. An old man's winter night, all out of doors looked darkly in at him. तो डार्कनेस कहीं ना कहीं आपको मिलती है. तो फिर वो कहता है कि जब वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के दोस्त ने फिर ये बयान दिया, उसने कहा कि जब वो कमरे में भी जाना होता था उसने, तो पहले वो मुझे कहता था कि लाइट जलाओ जाके अंदर, फिर वो कमरे के अंदर एंटर होता था. वो डार्कनेस के अंदर एंटर भी नहीं हो सकता था कमरे के अंदर. तो दैट माइट बी समथिंग कि ही वाज obsessed with darkness. That's why he has created a dark atmosphere in his poetry as well. कि रात के वक्त acquainted with the night. इसी तरह से bereft, आप देखते हैं कि आइसोलेशन की थीम जो है वो हर जगह पे चल रही है. bereft में I had no one left but God. कोई भी नहीं था उसके पास, सिर्फ मैं था. इसी तरह से acquainted with the night है, या bereft है, या an old man's winter night है, या birches है, या फिर आप देखते हैं home burial, or you might argue after apple picking. तो सारी पोइम्स में आप देखते हैं, काफ़ी सारी पोइम्स जो आप पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपको आइसोलेशन मिलती है, या फिर लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है. An old man's winter night, he is all alone. bereft में इसी तरह से जो वो है span of life, an old dog seldom barks without getting up.
तो वहाँ पे एक कुत्ते के बारे में 2 लाइन्स की पोएम है। तो इस तरह से बहुत सारी पोएम्स हैं जहाँ पे लोनली क्रीचर्स हैं या लोनली ह्यूमन बीइंग्स हैं, और अगर होम बैरियल में 2 हैं मियाँ बीवी, तो उनका बच्चा मर गया है एंड दे आर आइसोलेटेड, दे हैव गॉन अवे फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से बहुत दूर हट गए हैं, किस लिहाज से इमोशनली एंड काइंड ऑफ उनका जो लव था वो ख़त्म हो गया एक लिहाज से, एंड शी हस्बैंड फिर भी उसके कहीं ना कहीं उसके साथ जो है वो मोहब्बत करता है, बट शी डज नॉट इन अ वे दैट शी इज़ ऑफ द ओपिनियन कि उसने गलत किया मेरे साथ। तो अब इसके ऊपर मेरे जो है दूसरे चैनल के ऊपर सारी रीडिंग्स मौजूद हैं, और उन रीडिंग्स को अगर आप सुन लें तो आपको बहुत कुछ जो है वो उसके जो एक्सप्रेशंस हैं उसके हिसाब से बहुत कुछ चीज़ें नई समझ आएंगी जो कि आपने नहीं समझी होंगी। तो अगर आप लिंक चाहते हैं, कोई अगर जो स्टूडेंट्स मेरे नहीं है, जो स्टूडेंट्स मेरे हैं उनके पास तो लिंक्स मौजूद होंगे, जो नहीं है मौजूद तो दे कैन गेट द लिंक, तो वो मेरे से लिंक मांग सकते हैं, मैं उनको लिंक दे दूंगा दूसरे चैनल का, और उसमें जाके वो उनकी जो है वो होम बैरियल है खास तौर पे वो ज़रूर सुन के देखें एंड यू विल लव इट। इसी तरह से आप देखते हैं कि जिस तरह मैनिंग वॉल है उसके अंदर भी 2 बंदे हैं, मगर वो 2 बंदे साल के साल आपको दिखाया जाता है कि वापस में मिलते हैं कहीं, वो कहता है कि मैं उसको लेट माय नेबर नो, तो वो कहता है कि मैं उसको बता देता हूँ जब दीवार टूट जाती है, तो अदरवाइज दे डू नॉट दे आर नॉट काइंड ऑफ वेरी काइंड ऑफ दे आर नॉट हैविंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप। तो वहाँ पे भी आइसोलेटेड है, लोनली है, देयर इज़ नोबडी एल्स जिसकी बात की जाए, तो शिकारी भी आते हैं तो वो भी उनसे कोई उसका इंट्रैक्शन नहीं है। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको जो है उसकी पोइम्स में मिलती हैं कि जहाँ पे आपको पता लगता है कि थीम ऑफ लोनलीनेस एंड आइसोलेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स। दूसरी थीम ऑफ डार्कनेस मोस्ट प्रोबेबली एक इम्पॉर्टेंट थीम है, और उसके अलावा जो है इसमें मेन जो है इसकी थीम ऑफ लोनलीनेस एंड आइसोलेशन जो है इसको ज़्यादा फोकस किया जाता है इस पर। तो कहता है कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, के स्लीपिंग से पहले मुझे बहुत सफ़र तय करना है, माइल्स जाना है, विच शोज़ कि अब यहाँ पे जो हॉर्स है इसके बारे में कुछ क्रिटिक्स का की राय ये है कि इट इज़ कॉन्शियंस ऑफ द पोएट या नरेटर जो भी है, क्योंकि पोइट ज़रूरी नहीं है कि वो पोइट ही होगा, आप पोइट किसी और की लाइफ के बारे में भी तो लिख सकता है ना, तो आप ये एज्यूम नहीं कर सकते कि इट मस्ट बी द पोइट हिमसेल्फ। तो आप नरेटर कहते हैं, अननेम्ड नरेटर कहते हैं उसको। तो कहते हैं कि इट माइट बी अनदर पर्सन एज वेल। तो कॉन्शियंस उसको हॉर्स को कुछ लोगों ने कहा इट्स कॉन्शियंस, कि उसका ज़मीर है जो उसको कह रहा है कि यहाँ पे वर्ड्स जो हैं अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से सिम्बॉलिकली देखा जाए तो दे माइट रिप्रेजेंट द वर्ल्ड एंड इट्स काइंड ऑफ beauties and darkness as well, and loveliness and depth. तो अब उसके सामने 2 रास्ते हैं, आप देखते हैं कि he has to decide which way to go. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. But at the same time, do remember that you cannot forget the title of the poem, which is Stopping by Woods on a Snowy Evening, not stopping inside the woods on a snowy evening. Inside नहीं रुक रहा है वो उसका, वो by the रुक कहीं साइड पे रुक रहा है उसका, यानी कि एक साइड पे लेक है, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, तो कहीं सड़क होगी, एक साइड पे लेक है फ्रोजन, दूसरी साइड पे वुड्स हैं, तो वो वहाँ पे रुका है कहीं पे। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो दांते's डिवाइन कॉमेडी यू माइट रिमेंबर एज वेल, जहाँ पे वो कहता है कि midway in my life's journey I found myself in a dark wood for the straight path was lost. तो कहता है कि somewhere in my life's journey दांते's डिवाइन कॉमेडी, तो उसमें कहता है कि कहीं midway ज़िंदगी के दरमियान में कहीं पे मैं जो है I found myself in a dark wood, एक डार्क वुड के अंदर मैंने अपने आप को फाइंड आउट किया, मैं देखा अपने आप को, मुझे एहसास हुआ कि मैं डार्क वुड में आ गया हूँ, क्योंकि फॉर द स्ट्रेट पाथ वॉज लॉस्ट, कि स्ट्रेट पाथ जो था इट वॉज लॉस्ट समवेयर, तो मुझे नहीं रास्ता नहीं मिल रहा था, यानी कि मैं, और ये ज़िंदगी की हकीकतों में भी कि जब आप डार्कनेस में चले जाते हैं, तो जिस तरह से मौलाना रूम कहते हैं कि डार्कनेस इज़ योर कैंडल, कि डार्कनेस इटसेल्फ जो है वो आपकी कैंडल है, जब तक आप डार्कनेस से गुजरेंगे नहीं तो आप लाइट तक नहीं पहुंचेंगे। या कई जो है सूफीज़ का या कई स्पिरिचुअलिस्ट्स का क्लेम है कि यू मस्ट नो द डार्कनेस बिकॉज यू कैन नॉट फाइंड आउट द लाइट इटसेल्फ, अगर आप डार्कनेस से गुजरते नहीं हैं तो डार्कनेस जो है इट माइट बी द डार्कनेस ऑफ सिंस, इट माइट बी द डार्कनेस ऑफ ईवल, ठीक है। तो ये सर्टेन उसकी फिर इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख रहे हैं चीज़ को।
तो इसमें आप देखते हैं कि the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. तो वहाँ पे sleep जो है, it might represent death as well. So it might be a religious poem in a sense that he has promises and he must live a good life. He will not go beyond the limits. He will not find himself in the dark wood as Dante, most probably. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने थोड़ा सा इसको भी जहन में रखना है. उसके बाद जो है वो कहता है कि कई लोगों ने इसके बारे में ये सोचा, इस पोएम के बारे में. एक क्रिटिक ये कहता है कि ये पोएम जो है ब्यूटीफुल है, बहुत ज़ाहिर है उसके अंदर काइंड ऑफ आपके जहन में जो तासुर आता है पहले देखे स्टॉपिंग बाय स्नो इवनिंग के क्रिसमस का कोई आपके जहन में जो है वो इमेज आता है कि क्रिसमस टाइप कोई पिक्चर सीनरी आपके माइंड में इमेजरी आ रही है. मगर वो कहता है कि इट्स अ काइंड ऑफ ग्लूमी एंड डार्क, और कुछ लोगों को उसमें डिप्रेशन और डेथ की फीलिंग भी आती है इसकी पोएम को पढ़ के, डिप्रेशन और डेथ. तो कहता है कि जब पोइट से पूछा गया कि तुम्हारी इससे क्या मुराद है, तो इसमें अब जो है वो कहता है कि when as the poet asked if the poem had anything to do with death or suicide. वो कहते हैं डेथ और सुसाइड से कोई रिलेशन है पोएम का. जब पोएट से पूछा गया तो he denied it. तो उसने कहा कि नहीं, कोई रिलेशन नहीं है इसका. तो कहता है कि रीडर्स को मजीद कंफ्यूज कर दिया by saying no. Perplexed the readers. क्यों रीडर्स को कंफ्यूज कर दिया? बिकॉज कि रीडर्स जो हैं उनको फिर जिस तरह से जेम्स जॉयस जो है अपने यूलिसीज के बारे में कहता है कि people will go on finding the meanings out of my text till doomsday. यूलिसीज के बारे में वो कहता है कि डूम्सडे तक लोग जो है इसके अंदर से मीनिंग्स फाइंड आउट करते रहेंगे, बिकॉज इट took him 7 years to write that novel. तो इसी तरह से अब यहाँ पे देखें कि अब आखिरी जो इसके मैं बात करके फिर उसको कंप्लीट करता हूँ, बिकॉज लेक्चर बिकम टू लॉन्ग और आप लोग बहुत नहीं हो जाए. तो इसमें अब देखें कि he has to make the choice to go either on the right path or the left side or the left hand path, जो कि evil का रास्ता है. तो किस साइड पे जाना चाह रहा है? अब आप वुड्स को जब इमेजिन कर रहे हैं तो रीडर्स रिस्पॉन्स में आप गौर करें कि आप वुड्स को राइट साइड पे इमेजिन कर रहे हैं या लेफ्ट साइड पे इमेजिन कर रहे थे. ये आप अपने आप से पूछेंगे क्वेश्चन, बिकॉज रीडर रिस्पॉन्स हर किसी का डिफरेंट होगा. आप लेक को लेफ्ट साइड पे रिप्रेजेंट, आप सोच रहे थे कि लेक लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे. मैं वुड्स को राइट साइड पे हमेशा जो है इमेजिन करता आया हूँ. तो हो सकता है कि किसी की इमेजिनेशन जो है उसमें वुड्स जो है वो लेफ्ट साइड पे भी हो. इट इज़ पॉसिबल. तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको यह हो सकता है कि टी की शेप में हो कि यूं आके उसके बाद रोड जो है यूं जा रही हो और सामने वुड्स हो. तो इट डिपेंड्स. तो ये इमेजिनेशन की बात है कि आपकी इमेजिनेशन आपको किस साइड पे इमेजरी देती है, कौन सी इमेजरी आपको देती है. तो कहीं लेक भी आपके पीछे की साइड पे है तो लेक और वुड्स के दरमियान में कहीं रुक रहा है या कुछ भी है, तो बहरहाल इमेजरी आप देखते हैं कि किस तरह से आप उसको जो है वो चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं. तो इसमें he has to choose a path. Either he can go into the woods, but he will die there. He will not come back. बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से The Road Not Taken by Robert Frost, उसमें वो क्या कहता है, यही बात करता है कि two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both. दो रोड्स जो थी डाइवर्ज कर रही थी वुड में और मैं दोनों को सॉरी कि मैं दोनों पे ट्रैवल नहीं कर सकता था. And be one traveler long I stood and looked down one as long as I could to where it bent in the undergrowth. हो सकता है कोई एक आध वर्ड की उसमें कुछ चेंजिंग आ गई हो. तो वो कहता है कि दो वर्ड जो वर्ड्स थी तो उनमें से मैं दोनों को देखता रहा बहुत गौर से. तो कहता है कि अब मैं दोनों पे इकट्ठा ट्रैवल नहीं कर सकता था या दोनों पे ट्रैवल नहीं कर सकता था कि वे लीड्स ऑन टू अ वे. तो कहता है कि वे दूसरे वे तक लीड करता रहता है, यानी कि ज़िंदगी जो है वो फिर वापस आपको उसी पॉइंट पे नहीं लेके आती कि आपने कहीं जाकर आप देखें कि आपने गलत डिसीजन लिया था एंड नाउ यू कम बैक और उसके बाद दोबारा से आप चेंज कर लें अपना डिसीजन. तो ऐसे नहीं होता लाइफ के अंदर. यू हैव टू टेक मैनी डिसीजंस वंस इन योर लाइफ और उसके बाद जो है वो फिर चीज़ें उसी हिसाब से चेंज हो जाती हैं. तो इसके एंड में भी यही कहता है कि shall be telling this with a sigh somewhere ages hence two roads diverged in a wood and I chose the one, yeah I took the one less traveled by and that has made all the difference. तो इसने जो रोड चूज की है वो रोड है promises की रोड.
अब इससे आपको कौन सा चीज़ ज़हन में आती है? एक मैं उसकी पिलग्रिम जो है एक पोएम है जिसको मैंने रीड आउट किया हुआ है अपने दूसरे चैनल पे, तो वहाँ पे भी वो यही बात करती है। उसमें वो कहती है कि वन वे लीड्स टू डायमंड्स, वन वे लीड्स टू गोल्ड, another leads you only to everything you're told. In your heart you wonder which of these is true, the road that leads you nowhere, the road that leads to you. तो कहती है कि एक रोड जो है वो डायमंड्स की तरफ जा रही है, एक गोल्ड की तरफ जा रही है, and another leads you only to everything you're told. तो एक रोड आपको लेके जा रही है जहाँ पे आपको सिर्फ बताया गया है कि ऐसा होगा और ऐसा होगा, मे बी द स्पिरिचुअल डायमेंशन और मे बी द रिलीजियस डायमेंशन, रिलीजियस पैथ. इन योर हार्ट यू वंडर, अपने दिल में हैरान होते हो, विच ऑफ दीज इज ट्रू, कौन सी इसके अंदर से जो है वो सच्ची राह है. द रोड दैट लीड्स यू नोवेयर, वो कहती है कि द रोड दैट लीड्स टू नोवेयर, जो आपको ये टू है, ये हुआ है बेख्याल टू है कि द रोड दैट लीड्स टू नोवेयर, कि जो रोड कहीं भी आपको नहीं लेके जाती, और द रोड दैट लीड्स टू यू, जो आपको अपने तरफ लेके आती है. विल यू फाइंड द आंसर इन ऑल यू से और डू, तो अपने जवाब ढूंढ लोगे जो कुछ तुम कहते हो और करते हो. विल यू फाइंड द आंसर इन यू, क्या अपने अंदर जवाब ढूंढोगे. Each heart is a pilgrim, each one wants to know the reason why the winds die and where the stories go. Pilgrim, in your journey you may travel far. Oh pilgrim, it's a long way to find out who you are. तो यहाँ पे जो ट्रैवलिंग है वो उसकी अपने सेल्फ, अपनी ज़ात की तरफ ट्रैवलिंग है, which is a kind of spiritual dimension. तो यहाँ पे जो ट्रैवलिंग दिखा रहा है इसमें वो ये बात नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं आप इसे रिलेट ज़रूर कर सकते हैं, बिकॉज ही सेज दैट आई हैव promises to keep. तो आई have promises to keep and miles to go before I sleep. तो sleep might be the simple sleep or the sleep which might represent death as well. तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. तो उसमें द रोड नॉट टेकन भी आप देख लें कि उसमें भी एक ही कैरेक्टर है जो कि तो बात करता है. तो अब यहाँ पे एक चीज़ जो गौर करते हैं कि द गुड एंड द बैड पैथ, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि वो कौन सा पाथ सेलेक्ट कर रहा है. एक पाथ जो है वो जा रहा है टूवर्ड्स द गुड, तो यहाँ पे वो अपनी फेट का रिप्रेजेंटेटिव खुद है, या अपनी फेट का जो है डिसीजन मेकर जो है, क्या उसके हाथ में फेट है या फिर किसके हाथ में फेट है. इसके ऊपर जो है आप शेक्सपियर के 3 ड्रामाज में से 3 लाइन्स जो है आप देख सकते हैं. इन हैमलेट कहता है कि देयर इज अ डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स, कि एक ऐसी डिवाइन फोर्स है जो हमारे अंजाम तख्लीक करती है. ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया कि गॉड जो है वो जो भी कर रहा है, अंजाम जो है वो गॉड ही के हाथ में है. इट हैज़ नथिंग टू डू विद ह्यूमन बीइंग्स परहैप्स. तो यहाँ पे इसके हाथ में अगर नहीं है तो फिर ये डिसीजन कैसे ले सकता है. तो दैट्स अनदर आर्ग्यूमेंट जिसको आप डेवलप कर सकते हो. दूसरी तरफ क्या आता है कि अर्ल ऑफ ग्लोस्टर इन King Lear, he argues, as flies are to wanton boys, are we to the gods, they kill us for their sport. तो कहता है कि जिस तरह से wanton का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा cruel, बगैर किसी प्रोवोकेशन के, बगैर किसी वजह के एक बंदा जो जुल्म करे, तो कहता है इस तरह के जालिम बच्चे जो सैडिस्ट हैं काइंड ऑफ, तो उनके लिए जिस तरह तितलियाँ होती हैं, तो हम भी खुदाओं के लिए उसी तरह हैं. वो हमें अपनी स्पोर्ट के लिए कत्ल कर देते हैं, अपने खेल के लिए हमें दे किल अस. जब अंधा हो जाता है ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल और रीगन जो है उसे अंधा कर देते हैं, तो तब वो जो है वो भटकता हुआ ये बात करता है, अर्ल ऑफ ग्लूस्टर. और उसके बाद जो है वो तीसरा जो है प्ले शेक्सपियर का, जूलियस सीजर, उसमें वो क्या कहता है, कैसियस सेज टू ब्रूटस के the fault, dear Brutus, is not in our stars but in ourselves. वो कहता है कि ब्रूटस, डियर ब्रूटस, फॉल्ट जो है हमारे स्टार्स में नहीं है, हमारे अपने अंदर है. Which way we choose, हम जो वे चूज करते हैं उसके अंदर फॉल्ट होता है. तो उसी वजह से हमारे अंजाम जो है वो उसके हिसाब से फिर बन जाते हैं कि कौन सा हमने जो है वो रास्ता चुना. तो इसी चीज़ को जो है वो सूफीज कहते हैं कि you are free to choose, but you are not free of the consequences. आप जो है फ्री चूज करने में तो फ्री हैं, बट आप उसके जो असरात हैं उससे फ्री नहीं है.
यानी कि उसके जो आपकी चॉइस के जो असरात आपकी ज़िंदगी पे मुरतब होंगे, तो यू आर नॉट फ्री फ्रॉम दैट या दोज कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। असल में चीज़ क्या होती है कि क्रिटिसिज्म जब आप करते हैं तो आप चीज़ों को एनालाइज करना सीखते हैं, आप चीज़ों को डिफरेंट वेज में इंटरप्रेट करना सीखते हैं, और इंटरप्रिटेशन में आपको डिफरेंट न्यू मीनिंग्स मिलते हैं। क्रिटिसिज्म का मकसद क्या है? क्रिटिसिज्म का मकसद किसी की बुराई करना या किसी के अंदर चीज़ें खामियां तलाश करना नहीं होता है। ये एक मक्खी वाला काम नहीं करना है आपने कि जहाँ पे देखना है गंद उस पर जाके बैठ जाना है, ऐसी बात नहीं होती है। क्रिटिसिज्म का मकसद ये होता है कि आप हिडन मीनिंग्स जो कि आम लोगों की निगाह से ओझल है, आप उनको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। और उम्मीद है कि आपको बहुत सारा ऐसे जो है वो आइडियाज़ मिले होंगे कि किस तरह से हम टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते हैं। इसके लिए एक्सटेंसिव रीडिंग भी रिक्वायर्ड है कि आपको जो है वो डार्कनेस का कॉन्सेप्ट जो है वो बाइबल में क्या आता है कि जिस तरह कि एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट एंड गॉड सेड द लाइट द डे एंड द darkness he called night, या darkness was on the face of the deep। तो ये सारी चीज़ें जो है ये भी कहीं ना कहीं से आप रिलेट कर सकते हैं अगर आप उसको जो है वो रिलेट करना चाहते हैं बिब्लिकल टीचिंग्स से या बिब्लिकल जो स्टडीज़ हैं उनके साथ आप रिलेट करेंगे तो hermeneutics में चला जाएगा वो सारा का सारा जो आपका क्रिटिसिज्म होगा। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी थेरेटिकल अप्रोच को या फ्रेमवर्क को आपको जो है अडॉप्ट करना होगा इफ़ यू वांट टू डू क्रिटिसिज्म। तो जब तक आप अपनी लिटरेरी थ्योरी के ऊपर कमांड हासिल नहीं करेंगे प्रॉपर, तब तक आप जो है क्रिटिसिज्म के ऊपर कमांड हासिल नहीं कर सकते, और बच्चे सबसे ज़्यादा जो है वो लिटरेरी थ्योरी से भागते हैं। आई डोंट नो व्हाई। तो जो लोग अपनी क्रिटिसिज्म को अपनी आगे जॉब अच्छी हासिल करना चाहते हैं, बाहर फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, या जो है वो वाकई ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, या क्रिटिसिज्म या क्रिटिक्स बनना चाहते हैं, या आप समझते हैं कि आप एक आलिम बनना चाहते हैं, स्कॉलर्स हैं व्हाटएवर, तो फिर आपको लिटरेरी थ्योरी के ऊपर तवज्जो देनी ही होगी। यू विल हैव टू लर्न इट ऑल टुगेदर। आपको सारी की सारी थेरीज़ पे आपको फोकस करना होगा, और उसमें ये थेरीज़ जो हैं आपको बहुत ज़्यादा सोचना सिखाती हैं। स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, साइको एनालिसिस, ये 3 थेरीज़ अगर आप कर लेते हैं अच्छे तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनमें से आपको मिल जाएंगी, और आपके लिए क्रिटिसिज्म जो है विल बी वेरी ईजी। तो इसके साथ ही जो है लेक्चर ख़त्म करते हैं, और मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई थी, यू आर वेलकम, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो वेदर यू आर माय स्टूडेंट्स और नॉट। तो आई ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस एज सून एज पॉसिबल, आई यूजुअली डू। मगर ये है कि अगर ना कभी जवाब दे सकूँ या भूल जाऊँ तो आप मुझे रिमाइंड करवा दिया करें, बिकॉज मुझे और काम भी करने होते हैं, तो आई फॉरगेट दैट। और दूसरा ये कि मेरी रिक्वेस्ट यही है अगैन कि मैंने ये चैनल जो है ये फंड रेजिंग के लिए बनाया है फॉर द पुअर पीपल या स्टूडेंट्स जो भी हैं। तो अभी फंड्स तो बहरहाल इतने नहीं आ रहे हैं, बिकॉज अभी सब्सक्राइबर्स भी कम हैं, और वो 4 महीने के कोई बहुत ज़्यादा कोई अमाउंट नहीं जमा हुई है, $8-9 जमा हुआ है, तो विच इज़ नॉट गुड सम ऑफ मनी। तो उसमें यह है कि तकरीबन $100 के बाद निकलवा सकते हैं। तो आई थॉट दैट माइट टेक almost 3-4 years before I get $100 out of it। तो आप जो है इसको थोड़ा सा ये है कि अगर आप प्रमोट करें तो हो सकता है कि हमारे पास फंड्स जनरेट हो जाएं। और दूसरा चैनल जो है वो जिसमें मैंने एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन सिखाया हुआ है, तो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल, एंड यू कैन ट्राई टू सब्सक्राइब टू इट एज वेल एज you can tell your friends कि जो लोग अपना accent, pronunciation, vocabulary, listening skills, spoken English, grammar, everything improve करना चाहते हैं, तो they can join that channel as well. If you do not have the link to that channel, I will give you the link in the description if you ask me. If anybody asks me, तो मैं description में जो है उसका link जो है वो share कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से उसका link ले सकते हैं। बहरहाल इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।